Hello everyone, welcome back to my channel Biotactics. Today we are going to see another important topic of cell biology. First of all, we will do a quick revision of last class. So yesterday हमने क्या देखा था? कल हमने सेल बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, दैट इज़ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना. हमने देखा था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनल्स हैं जिनके फंक्शंस एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, ठीक है. ये एक साथ काम करते हैं टू मॉडिफाई, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. सबसे पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था, ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक टाइनी नेटवर्क है ट्यूब्यूल्स का जो कि स्कैटर्ड रहता है साइटोप्लाज्म में. ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के रहते हैं. जो पहला रहता है दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो दूसरा रहता है दैट इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है ना, उसमें राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए वो प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करता है. वेरस जो दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो लिपिड सिंथेसिस करता है. उसके बाद हमने गोल्जी एपरेटस के बारे में पढ़ा था. ये कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, ठीक है. इसमें सिस्टर्निंग मिलती है हमको जिसका डायमीटर वेरी करता है और उसका नंबर भी हर सेल में वेरी करता है, मतलब कोई सेल में ज़्यादा कोई सेल में वो कम प्रेजेंट होती है, ठीक है. इसका मेन फंक्शन है मॉडिफाई करना प्रोटीन्स और लिपिड्स को और उनको पैक करना. पैक करके ये लाइसोसोम्स की तरफ भेजता है मटेरियल्स को, ठीक है. और लाइसोसोम्स में हमने देखा था हाइड्रोलिसिस एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, ये वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है. और लास्टली हमने वैक्यूल के बारे में पढ़ा था. वैक्यूल इज फाउंड इन प्लांट सेल. इट ऑल्सो कंटेन एक्सक्रीटरी मटेरियल्स दैट आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल्स. आई होप तुमको यहाँ तक चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी. अब हम देख लेते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं. सबसे पहले तो हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है. फिर हम देखेंगे प्लास्टिड्स. अगर तुम इन दोनों को अच्छे से समझ लेते हो ना, तो जो प्लांट फिजियो में आने वाले चैप्टर्स हैं जैसे रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये भी तुम्हें थोड़े इजी लगेंगे, ठीक है. तो इनको ध्यान से देखना सुनना. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में. फिर हम सिलिया, फ्लैजिला, इनके रोल और इनका स्ट्रक्चर समझेंगे यूकैरियोटिक सेल में. और अगेन सेंट्रोसोम का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है. और आखिरी में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है. सो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. कल हम इसकी एनसीईआरटी रीड कर लेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास. देखो, जब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो एवरीवन नोज दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल. अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं? क्योंकि ये सेल में सेलुलर एनर्जी बनाता है. और किसके फॉर्म में बनाता है? तो एटीपी के फॉर्म में, ठीक है. फिर अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं. ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है. ये सिलेंड्रिकल या तो फिर सॉसेज शेप का रहता है. एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक हम स्ट्रेन नहीं करेंगे ना, तब तक वो हमको माइक्रोस्कोप के थ्रू विजिबल नहीं रहेगा. सो अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, ठीक है. समझ गए यहाँ तक? अब देखो, तुम इसकी साइज़ की बात करोगे तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ रहती है वो रहती है अबाउट 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर तक, ठीक है.
और इसके डायमीटर की बात करोगे तो इसका डायमीटर रहता है अबाउट 0.2 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक। और अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज इट इज़ 0.5 माइक्रोमीटर। समझा? अब मैं तुमको इसकी डायग्राम से और अच्छे से सारी चीज़ें समझाती हूँ, ठीक है। सो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने तुमको बताया जनरली सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल रहता है, मतलब ऐसा कुछ वो रहता है, ठीक है। फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ये तो हो गई उसकी आउटर मेम्ब्रेन। अब जो उसकी इनर मेम्ब्रेन रहती है ना, उसके ऐसे फोल्ड्स रहते हैं ऐसे, ठीक है। सो ये हो गई, सॉरी, ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन। और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं क्रिस्टा, ठीक है। इसका ऐसे इनफोल्डिंग्स हो गए, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन हैज़ इनफोल्डिंग्स दैट आर नोन एज क्रिस्टा। ये मैट्रिक्स की तरफ रहते हैं, मतलब ये जो अंदर इसके पूरा प्रेजेंट रहता है डेंस होमोजेनस सब्सटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। अब तुमने देख लिया कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया भी दो इसमें डिवाइड हो गया। जो बाहर वाला रहता है ना, उसको हम बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट, और जो अंदर वाला रहता है उसको इनर कंपार्टमेंट बोलते हैं, और उसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स है डेंस होमोजेनस सब्सटेंस, ठीक है। मतलब ये एक ही तरह रहता है पूरा अंदर की तरफ। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आउटर मेम्ब्रेन रहती है ना, वो मोर परमिएबल रहती है, ठीक है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन से ज़्यादा परमिएबल होती है, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म करती है कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री, मतलब ये जो रहती है कंटिन्यूस रहती है, और समरी में दिया हुआ है कि ये स्मूथ रहती है। अब स्मूथ या कंटिन्यूस क्यों दिया हुआ है आउटर मेम्ब्रेन के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि हमने देखा जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन रहती है वो ऐसे इनफोल्डिंग्स बना लेती है, जिसको हम क्रिस्टा बोलते हैं। बट आउटर मेम्ब्रेन ऐसा कुछ नहीं बनाती, इसलिए वो स्मूथ रहती है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने तुमको पहले भी बताया था जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था, तो जब मेसोसोम्स बने थे वो भी कुछ ऐसे इनफोल्डिंग्स थी। तो जब ऐसे इनफोल्डिंग्स बन जाती है ना, तो इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, राइट। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई। अब हम रेस्पिरेशन में देखेंगे कि इधर माइटोकॉन्ड्रिया में ना क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, ये सारी प्रोसेस होती हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन की तरफ होती है ईएमपी पाथ, सॉरी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है? इधर इनर मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। सो यही था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आई होप तुमको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखो, जो ये मैट्रिक्स रहता है ना इनर मेम्ब्रेन का, इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमको कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, सम आरएनए मॉलिक्यूल्स, और इवन कुछ ऐसी कंपोनेंट्स दिखते हैं जो कि आरएनए से प्रोटीन्स बनाते हैं। ये लाइन सब बच्चों को याद नहीं रहती, तो इसको याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हमको ये भी मिलता है दैट आर द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। फिर माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है बाय फिशन, ठीक है। इसकी जो डिवीजन होती है बाय फिशन। तो अब मैं तुमको एक बार क्विकली माइटोकॉन्ड्रिया रिवाइज करवा लेती हूँ फटाफट, फिर हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सी, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन रहती है वो फॉर्म्स करती है इनफोल्डिंग, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी।
ये इंक्रीज़ करती है सरफेस एरिया, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया इज़ पावर हाउस ऑफ सेल, क्यों? क्योंकि ये सेल की सेलुलर एनर्जी बनाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। फिर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की तरफ से माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्पेस है वो डिवाइड हो जाती है आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट में, ठीक है। जो इनर कंपार्टमेंट रहता है वो फिल्ड रहता है विद डेंस होमोजेनस सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और जो आउटर मेम्ब्रेन रहती है वो स्मूथ और कंटिन्यूस रहती है, ठीक है, जो बाउंड्री बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया की। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो मैट्रिक्स रहता है उसमें एक सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स, 70s राइबोसोम्स मिलते हैं हमको माइटोकॉन्ड्रिया में। और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स रहते हैं जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में हमको हेल्प करते हैं। और हाँ, ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन रहती है ना, इन दोनों के पास अपने स्पेसिफिक एंजाइम है। सो आई होप तुमको माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्लास्टिड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, अब जब हम प्लास्टिड्स की बात करते हैं तो हमने पहले ही पढ़ा है कि प्लास्टिड हमको प्लांट सेल में मिलते हैं और यूग्लिनॉइड्स में मिलते हैं, ठीक है। फिर प्लास्टिड्स इजीली ऑब्जर्वेबल रहते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। सॉरी, क्यों? क्योंकि ये लार्ज रहते हैं, इसलिए इजीली ऑब्जर्वेबल होते हैं हमको। वेरस माइटोकॉन्ड्रिया जब तक हम स्ट्रेन नहीं करें तब तक हमको नहीं दिखते, ठीक है। अब प्लास्टिड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कंटेन करते हैं पिगमेंट्स। इनमें क्या प्रेजेंट होता है? पिगमेंट्स। और इसी पिगमेंट्स की वजह से जो प्लास्टिड रहते हैं ना वो 3 टाइप के रहते हैं। 3 टाइप के प्लास्टिड्स मिलते हैं। जो ग्रीन कलर का रहता है दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। फिर ग्रीन को छोड़ के जो भी दूसरे कलर का हो वो है क्रोमोप्लास्ट। और थर्ड वन है ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस रहता है। ये रहता है रेड, ऑरेंज या येलो कलर का। और ये इसमें प्रेजेंट रहता है, ये दिखता है ग्रीन कलर का, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। ये कंटेन करता है क्लोरोफिल और कुछ कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स, ठीक है। जबकि इसमें हमको मिलता है क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल कैरोटिन्स, ठीक है। और लिटिल हमको क्लोरोफिल भी मिलता है इसमें, ठीक है। अब ल्यूकोप्लास्ट तो कलरलेस रहते हैं, ठीक है, बट ये वेरीड करते हैं इन शेप्स एंड साइजेस, अलग अलग शेप्स और साइजेस में हमको मिलते हैं, ठीक है। और ये भी 3 टाइप के रहते हैं, बताती हूँ मैं कैसे, कौन से, ठीक है। सो ये समझ गया कि प्लास्टिड प्लांट सेल और यूग्लिनॉइड्स में मिलता है, इजीली ऑब्जर्व रहते हैं अंडर माइक्रोस्कोप क्योंकि ये लार्ज है। प्लास्टिड कंटेन करते हैं पिगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट दिस आर ऑफ 3 टाइप्स। क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर के रहते हैं, इनमें प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है दूसरा क्रोमोप्लास्ट, ये रेड, ऑरेंज और येलो कलर के इसमें पिगमेंट्स रहते हैं दैट आर क्लोरोफिल, कुछ लिटिल क्लोरोफिल और कैरोटिन्स, ये फैट सोल्यूबल रहते हैं। और फिर थर्ड नंबर पे ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस प्लास्टिड है, ये वेरीड करता है इन शेप्स एंड साइजेस, और ये भी 3 टाइप्स के रहते हैं। और वो कौन से रहते हैं वो मैं तुमको बताती हूँ। देखो, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है। जो पहला हमको मिलता है ये रहता है अमाइलोप्लास्ट, क्योंकि ये कलरलेस है ना, ये स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब देखो, जो पहला है वो है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलेस, अमाइलो, ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये स्टोर करेगा स्टार्च, ठीक है। फिर एलायोप्लास्ट, ये स्टोर करता है ऑयल एंड फैट्स। और एलिरोप्लास्ट, हम एलिरो या एलिरोन ये सब पढ़ते हैं प्रोटीन्स के लिए, तो ये स्टोर करते हैं प्रोटीन्स, ठीक है।
एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन्स, इलायोप्लास्ट ऑयल एंड फैट्स, और अमाइलोप्लास्ट स्टार्च, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट्स। अब मैंने अमाइलो तो याद रहता है, ठीक है, अमाइलेज वगैरह ये सब स्टार्च के लिए यूज़ होता है। एल्यूरो भी याद रहता है कि एल्यूरोन लेयर वगैरह ये प्रोटीन्स के लिए यूज़ होता है। इलायोब्लास्ट तुम वर्ड से भी समझ सकते हो, देखो तुम इसको उल्टा करो, ये ऑयल, ऑयल, सो इट्स फॉर ऑयल एंड फैट, ऐसे मैंने याद रखा था। सो ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स के काम में आते हैं। अब नेक्स्ट हम डिटेल में क्लोरोप्लास्ट समझ रहते हैं, ठीक है। सो देखो, अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। इसका रोल तुम्हें फोटोसिंथेसिस में और अच्छे से समझ में आएगा, बट फिर भी मैं तुमको एक बार पढ़ा देती हूँ यहाँ पे अच्छे से। तो देखो, जो क्लोरोप्लास्ट रहता है ना, ये हमको ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में मिलता है, जैसे मेसोफिल सेल्स में मिलेगा, ठीक है। फिर ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का मिलता है, जैसे लेंस शेप हो गया, ओवल शेप हो गया, स्फेरिकल हो गया, डिस्कॉइड हो गया, या रिबन लाइक के शेप के भी हमको मिलता है, ठीक है। फिर इनकी जो वेरिएबल लेंथ रहती है वो रहती है अबाउट 5 to 10 माइक्रोमीटर, और जो विड्थ रहती है वो रहती है 2 to 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। इनका नंबर वेरी करता है फ्रॉम 1 per cell ऑफ क्लाइमेडोमोनास और ग्रीन अलगा, ये ग्रीन अलगा है, टू 20 to 40 per cell इन द मेसोफिल, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया पे डबल मेम्ब्रेन था, क्लोरोप्लास्ट पे डबल मेम्ब्रेन रहता है, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये देखो, ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन और ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। इधर भी जो इनर मेम्ब्रेन रहती है ना, वो लेस परमेबल रहती है। फिर जो ये स्पेस रहती है पूरी, ये जो स्पेस है जो कि इनर मेम्ब्रेन को एनक्लोज करता है, दिस इज द स्पेस एनक्लोज बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। ये पूरी स्पेस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। तुम फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे कि यहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। फिर अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये रेड इतना 1 स्क्वायर या 1, ये जो कंपोनेंट है इसको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड। यहाँ पे पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जो क्लोरोफिल के पिगमेंट्स रहते हैं ना, वो ये थाइलेकॉइड्स में प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो पूरा सैक है, पूरा पाइल है थाइलेकॉइड्स का, इसको हम बोलते हैं ग्रैना, सिंगुलर ग्रैनम, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? अब देखो, तुमको दिख रहा होगा कि ये जो थाइलेकॉइड्स हैं, ग्रैनम है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो ये जिसके थ्रू कनेक्टेड रहते हैं ना, इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा लैमेली। समझ गए इतना? एवरीथिंग क्लियर? ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट में हमको क्या क्या मिलता है? सबसे पहले तो क्लोरोप्लास्ट में हमको मिलता है स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मिलता है। डबल स्ट्रैंडेड रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमको मिलता है इसमें राइबोसोम्स। अब जो हमको इधर और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स जो मिलते हैं ना, ये दोनों सेम ही रहते हैं, ये लोग 70s रहते हैं। समझ गए यहाँ तक? क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन पार्ट है प्लांट, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में मिलता है, जैसे मेसोफिल सेल्स, ये अलग अलग शेप का रहता है, डिफरेंट नंबर्स में प्रेजेंट होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो इनर मेम्ब्रेन रहती है वो लेस परमेबल रहती है, ठीक है। फिर ये जो एक सिंगुलर है इसको बोलते हैं हम थाइलेकॉइड, इसकी पूरे पाइल को बोलते हैं ग्रैनम। राइबोसोम्स में हमको 70s देखने को मिलते हैं। ये जो इंटरकनेक्शन है इनको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली, द स्पेस एनक्लोज्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है। फिर हमने देखा थाइलेकॉइड में ही क्लोरोफिल पिगमेंट्स मिलते हैं। तो यही सब तुमको एनसीईआरटी में दिया हुआ है अबाउट
क्लोरोप्लास्ट। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर तो हम पढ़ेंगे दैट इज़ राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स तो हमने पढ़ लिए, अब हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो राइबोसोम्स होते क्या हैं? सो ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। किसने डिस्कवर किए थे? जॉर्ज पैलेड ने, ईयर 1953 में जॉर्ज पैलेड ने राइबोसोम्स को डिस्कवर किए थे, ठीक है। ये कंपोज्ड है ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि दिस आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जो कि बहुत प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। यूकैरियोटिक में हमको कौन से मिलते हैं? 80S यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में हमको मिलते हैं 70S, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? अब तुमको कभी कभी ना ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पैलेट पार्टिकल्स किसको बोलते हैं। सो राइबोसोम्स को भी पैलेट पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स रहते हैं 80S, ये बने हुए रहते हैं दो सब यूनिट के, 60S और 40S, ये इनके सब यूनिट है, ठीक है। ये मिलकर बनाते हैं 80S, ठीक है। अब तुम पूछोगे मेरे से कि ये S मतलब क्या? 80S, 60S, 70S। सो दिस S इज फेडबर्ग्स यूनिट, फेडबर्ग यूनिट, ठीक है। ये स्टैंड करता है फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, समझा? ये इनडायरेक्टली मेजर रहता है ऑफ डेंसिटी, ये याद रखना कि इनडायरेक्टली, हाँ, इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, ठीक है। समझ गया यहाँ तो? अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। ये एक छोटा सा ही टॉपिक है, इसको फटाफट देख लेते हैं, फिर सिलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल्स और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, साइटोस्केलेटन एक इलेबोरेट नेटवर्क है फिलामेंटस स्ट्रक्चर का। जो ये स्ट्रक्चर रहता है ये प्रोटीनेशियस रहता है। ये कंसिस्ट करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। ये तुमको डिटेल में नहीं समझना है, ऊपर से बस समझ लो, ठीक है। और ये हमको मिलता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या है? इसके फंक्शंस हैं एम क्यूब, दैट इज़ मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल, ठीक है। समझ गया? अब नेक्स्ट फटाफट पढ़ लेते हैं सिलिया और फ्लैजेला के बारे में। तो देखो, सिलिया और फ्लैजेला ये हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। जो सिलिया है ये कंपेरेटिवली स्मॉलर रहता है दैन फ्लैजेला, और फ्लैजेला लार्जर रहता है। फ्लैजेला यूजुअली सिंगल रहता है और एक ही तरफ प्रेजेंट रहता है, इसका रोल रहता है मोटिलिटी में। सिलिया वर्क करते हैं लाइक ओर, ठीक है। मतलब ये सेल में कॉज करते हैं मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल या फिर उसका सराउंडिंग फ्लूइड के मूवमेंट करवाते हैं। अब देखो, तुम सिलिया और फ्लैजेला की डायग्राम देखोगे ना, तो तुमको ऐसा कुछ उसका रिप्रेजेंटेशन दिखेगा। सी मैंने ये सब में नहीं बनाया, कुछ कुछ में बनाया, तुम बना लेना सब में। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल शीट, ठीक है। और इनका जो कोर है ना उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोनिम, इसका जो पूरा कोर है उसको हम बोलते हैं एक्सोनिम, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स रन कर रहे हैं पैरेलल और रेडियली, ये हैं 9 डबलेट्स। एक तो ये 2 हैं सो डबलेट्स, और ये टोटल है 9, इसलिए 9 डबलेट्स, ठीक है। इसलिए इनकी जो अरेंजमेंट रहती है ना उसको बोलते हैं 9+2,
9 डबलेट्स और बीच में भी 2 प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं वो कनेक्टेड है बाय अ ब्रिज। ठीक है, ये भी सेंट्रल शीट एंक्लोज करता है एंड हेंस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स। ठीक है, और ये जो है इनको हम बोलते हैं लिंकर्स। अब देखो मैं तुमको बता देती हूँ अच्छे से। सबसे पहले तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद ये जो है ये है इंटर डबलेट ब्रिज। एनसीईआरटी में है डायग्राम, तो उस पर से लेबलिंग देख लेना। फिर ये जो है दिस इज सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, उसके बाद ये जो है इनको बोलते हैं रेडियल स्पोक्स। ठीक है, तो ये है सिलिया और फ्लैजेला का बेसिक स्ट्रक्चर। इनका अरेंजमेंट रहता है 9+2 और बोथ सिलिया एंड फ्लैजेला इमर्ज करती है फ्रॉम अ सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं बेसल बॉडीज। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम के बारे में। ठीक है, देखो जब हम सेंट्रोसोम की बात करते हैं ना, तब ये ऑर्गेनल है जो यूजुअली कंटेन करता है 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये सराउंडेड रहते हैं बाय अ amorphous pericentriolar material. Both centrioles are placed in a perpendicular way और इनकी अरेंजमेंट रहती है लाइक अ कार्ट व्हील। अब हम देखते हैं कि इनका रोल क्या है। जब हम इनके रोल की बात करें ना, तो इनका रोल होता है सेल डिवीजन में, जो तुमको अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में समझ आ जाएगा। ठीक है, ये सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स को इमर्ज करते हैं, मतलब स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं जो कि क्रोमोसोम से अटैच होते हैं। ठीक है, अब इनकी अरेंजमेंट की बात करें तो इनका 9+0 अरेंजमेंट होता है। जैसे सिलिया और फ्लैजेला का 9+2 था ना, इनका 9+0 अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, ये भी 9 फिब्रिल्स की बनी हुई है ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, और उसमें कैसे डबलेट्स था, मतलब उसमें से 2 थे, तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स है। ठीक है, इनका जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम बोलते हैं हब। ठीक है, ये प्रोटोनेशियस रहता है। उसके बाद वही रेडियल स्पोक से वो भी कनेक्टेड है, और ये सेंट्रियोल एमर्ज होते हैं फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। इसकी डायग्राम दी नहीं हुई है शायद एनसीईआरटी में, नहीं तो मैं तुमको बना के दिखा देती थी। ठीक है, अब हम आखिरी टॉपिक पे आ गए आज के लेक्चर के, दैट इज न्यूक्लियस। सो चलो समझते हैं द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ न्यूक्लियस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है सेल का। ठीक है, सबसे पहले अगर न्यूक्लियस की बात करें तो ये फर्स्ट किसने डिस्क्राइब किया था, ये मैंने तुमको स्टार्टिंग में भी बताया था चैप्टर की। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ठीक है, और आखिरी में मतलब इसके बाद हमको क्रोमैटिन की डिस्कवरी दी थी फ्लेमिंग ने। ठीक है, फिर अब देखो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझो अच्छे से, उसका रोल समझो, उसके बाद हम लोग क्रोमोसोम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखो जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, एनसीईआरटी में तुमको इंटरफेस न्यूक्लियस के बारे में बताया गया, उसका सब एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, जो इंटरफेस न्यूक्लियस रहता है ना, वो डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, वो हाईली एक्सटेंडेड रहता है और उसमें फाइबर्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। अब तुम ये देखो, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो है ये न्यूक्लियर एनवलप, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म, और बीच बीच में ये जो प्रेजेंट है गैप्स, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, और ये जो है इट इज न्यूक्लियोलस। अब समझो,
न्यूक्लियर मैट्रिक्स में ना वन या मोर स्फेरिकल बॉडीज मिलती हैं। दिस इज अ स्फेरिकल बॉडी जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये एक्टिव साइट है ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस। एक्टिव साइट है ये न्यूक्लियोलस आरआरएनए सिंथेसिस के। ठीक है, फिर जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तब हम देखते हैं कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसकी साइज रहती है 10 to 15 नैनोमीटर। ठीक है, ये फॉर्म करती है बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल। ठीक है, अब तुम देख सकते हो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन रहती है ना, अगर हम पूरे सेल की बात करें तो ये कंटिन्यूस रहती है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस पर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन पे ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और मैंने तुमको बताया कहीं कहीं पे जो न्यूक्लियर एनवलप रहता है वो इंटरप्टेड रहता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये जो न्यूक्लियर पोर है ना, ये पैसेज है जिससे मूवमेंट हो आरआरएनए की और प्रोटीन की मूवमेंट होती है। ठीक है, इससे फिर अब उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये कंटेन करता है न्यूक्लियोलस को और क्रोमैटिन को। समझ गया? अब देखो कुछ सेल्स में ना न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं, जैसे ह्यूमन आरबीसी ले लो तुम, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। उसके बाद सेल ट्यूब सेल्स में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, और कुछ कुछ में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन रहती है, उसको हम बोलते हैं सिंशियम। ठीक है, सो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब मैं तुमको क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ाती हूँ। अब देखो, हमने देखा था कि न्यूक्लियस में इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क था न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का, उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कंटेन करता है डीएनए, कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स, आरएनए। डीएनए लॉन्ग थ्रेड है 2 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है अमॉन्ग द 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखो। जब हम क्रोमोसोम को देखते हैं तब हमको ये जो बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, फिर ये पी आर्म है जो कि शॉर्टर रहती है, और ये क्यू आर्म है जो कि लॉन्ग रहती है। अब हम 4 टाइप्स के क्रोमोसोम भी देखेंगे, और हाँ, यहाँ पे एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस भी प्रेजेंट होती है। ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस है ना, इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है, कुछ क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस भी मिलते हैं, ये नॉन स्टैंडिंग रहती हैं और ऐसे कुछ फ्रैगमेंट्स बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। और ऐसे टाइप के क्रोमोसोम्स को बोलते हैं जो सैटेलाइट डीएनए, मतलब जिस डीएनए में हमको ऐसे टाइप के क्रोमोसोम मिलते हैं उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। आई होप यहाँ तक तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम फटाफट क्रोमोसोम्स के टाइप देख लेते हैं। देखो, जो फर्स्ट टाइप का क्रोमोसोम है वो है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें जो सेंट्रोमियर रहता है ना, वो बराबर मिडल पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये डिवाइड करता है और जो पी एंड क्यू आर्म्स है उनको इक्वल साइज में। ठीक है, और अगर हम इस क्रोमोसोम के शेप की बात करें तो इट अपीयर वी शेप। ठीक है, फिर सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो जो सेंट्रोमियर रहता है इट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल।
ठीक है, इसलिए ये बनाता है वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट आर्म। अगर हम इसके शेप की बात करें तो हमको ये एल शेप का दिखता है। अब देखो जो एक्रोसेंट्रिक है ये प्रेजेंट रहता है वेरी क्लोज टू एंड। सेंट्रोमियर जो रहता है ना, इट इज़ वेरी क्लोज टू एंड, तो इसलिए ये वेरी शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आर्म बनाता है। ये हमको दिखता है कौन से शेप का, जे शेप का। और टीलोसेंट्रिक की बात करें तो इसमें जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट रहता है टर्मिनल पे। टर्मिनल पे जो सेंट्रोमियर रहता है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये हमको दिखता है आई शेप का। सो आई होप तुमको यहाँ तक क्रोमोसोम्स और के डिफरेंट टाइप समझ में आ गए होंगे। अब एक लास्ट बहुत छोटा सा टॉपिक बाकी है, माइक्रोबॉडीज़, को फटाफट देख लेते हैं। सी माइक्रोबॉडीज़ मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल रहती है जो कि कंटेन करती है कुछ एंजाइम्स, और ये प्रेजेंट रहती है बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स में। सो आज हमारा सेल का चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, ठीक है। कल या परसों के लेक्चर में हम लोग फटाफट एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जो आज हमने टॉपिक पढ़े हैं पहले मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और फिर कंबाइन हम पूरे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे तुम्हारा ये चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड आई होप मैं तुमको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ समझा पाई, तुमको ये बता पाई कि क्यों सेल को ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। अगर तुमको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, comment your doubts and suggestions. Thank you for watching this lecture and see you in the next lecture. Thank you.